Hello dear friends, welcome to Padai Se Dosti YouTube channel. In today's video session, I am going to discuss about the exam strategy for Department of Atomic Energies, Department of Purchase, Junior Storekeeper and Junior Purchase Assistant exam level 1. ओके तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके सामने दो नोटिफिकेशन मैंने खोल रखे हैं। ये वाला जो है ये फिलहाल ये 2022 का लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है और ये है 2023 का। तो अगर आप इसमें जूनियर स्टोर कीपर या जूनियर परचेस असिस्टेंट ये जो दो पोस्ट है इनके लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंज है। सबसे पहले ये जान लेते हैं और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना वेटेज हमें देना है, कौन से बुक्स वगैरह रेफर करने हैं और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर हम 2022 का एग्जाम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि टोटल 5 पार्ट है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। टोटल 200 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगे और मार्क्स भी टोटल 200 ही है। पूरा समय जो है इस पेपर को सॉल्व करने का ये है 2 घंटा और जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा है। तो अगर आप लास्ट ईयर तक अगर लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो हर एक पार्ट के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब जनरल इंग्लिश के 40 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस इसके भी 40 सवाल आते थे। और ये पार्ट बी में पार्ट B1 और पार्ट B2 ऐसा होता है। तो आपको आइदर पार्ट B1 अटेम्प्ट करना है या पार्ट B2 अटेम्प्ट करना है। जो पार्ट B2 होता है उसमें क्या होता है कि बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है और जिन्होंने जूनियर स्टोर कीपर या जूनियर परचेस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है और उनका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उनके लिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट इजी रहेगा। और जो साइंस बैकग्राउंड के है या डिप्लोमा जिनका हुआ है इंजीनियरिंग में या जो बीएससी वगैरह जिन्होंने किया है तो उनके लिए साइंस के क्वेश्चन ज्यादा इजी रहेंगे। तो उस हिसाब से पार्ट बी में ये दो अलग अलग सेक्शन है। इसमें जो सी पार्ट है दोस्तों वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसमें अरिथमेटिक के रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं परसेंटेज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वर्क वर्क रिलेटेड जो हमारे टाइम एंड वर्क के जो प्रॉब्लम होते हैं, ट्रेन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं या कोई सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेसेस होती है, कैलकुलेशन होता है, बोर्ड मास रूल होता है। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल इसमें मिलेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी जनरल करंट अफेयर है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में थोड़े कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या जो भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके जो भी बेसिक कोड है या एम एस ऑफिस, एम एस पावर पॉइंट है या उसके जितने भी रिलेटेड डोमेन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपका ठीक ठाक किसी कंप्यूटर नॉलेज की आपने एक अच्छी कोई भी किताब पढ़ ली है या किसी और एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको ये दो पार्ट ऐसे है डी और ई कि इसको कंटिन्यूअसली आपने मतलब कितने सारे उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए प्रीवियसली, या अगर आप अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें से अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हो, बेसिकली जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें से अगर आप क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करते हो तो ये दो सेक्शन आपके लिए इजी रहने वाले हैं। तो इस तरीके से लास्ट ईयर तक ये पूरा इसका पैटर्न रहता था। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई, चारों पार्ट, हर एक पार्ट के लिए 40 सवाल थे और 40 क्वेश्चन थे और इस तरीके से 2 घंटे का ये पेपर होता था। इस बार 2023 का अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है एग्जाम का लेवल 1 का वो भी चेंज हो चुका है। और लेवल 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें इन्होंने ये दिया भी है कि क्या वेटेज मतलब कितना मिनिमम ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव इज 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 33% फॉर एससी, एससी, ओबीसी। इन्होंने क्या बोला है इस पर्टिकुलर नोट में कि जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट है उससे 20 गुना ही जो कैंडिडेट होंगे हायर मेरिट में उनको उनके ही लेवल 2 के पेपर चेक होंगे, डिस्क्रिप्टिव के पेपर चेक होंगे। इसका क्या मतलब है कि ये लेवल 2 बहुत हार्ड होने वाला है इस बार। मतलब लेवल 2 में जिन कैंडिडेट के क्वेश्चन आंसर शीट चेक होंगे तो वो कितने होंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोस्ट इतने ही होने वाले हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, उसका नोट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो, लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन सेम डे, हाउएवर ओनली दोज लेवल 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव paper of candidate who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated. In case of more number of candidate qualifying in level 1 exam, then candidate will be shortlisted for level 2 examination up to 20 times of the vacancies indicated in each category. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने 40% का ये रखा है कट ऑफ लेवल 1 का। ओके, और बाकी की जो SC ST OBC PWD इनके लिए 33% रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 200 आउट ऑफ 40% जो होता है उतने मार्क्स आपने गेन कर लिए तो तुरंत आप एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है इसमें। ये जो भी होगा, जो टॉप मेरिट होल्डर्स है वही 20 टाइम्स, जो भी जितने भी पोस्ट है उसके 20 टाइम्स वो लेंगे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए ये जो लेवल 1 है ये 200 आउट ऑफ आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इसके ऊपर फाइनल मेरिट डिसाइड होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, लेवल 2 पेपर चेक होने के लिए लेवल 1 का जो स्कोर है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस बार का ये देखोगे तो इसमें जनरल इंग्लिश के देखो वेटेज बढ़ा दी गई है। लास्ट टाइम 40 सवाल होते थे, इस टाइम 50 होंगे। लास्ट ईयर ये जनरल साइंस के और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 40 सवाल होते थे, इस बार उसमें 20 की बढ़ोतरी हुई है, टोटल 60 सवाल पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40 होते थे, यहाँ पे वो 50 पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज के उन्होंने वेटेज कम करके 40 के अलावा 20-20 सवाल ही यहाँ पे दिए हैं। मतलब आपको जो आपका मेन फोकस है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी पे रखना है। जनरल इंग्लिश के लिए आप कोई भी अच्छी इंग्लिश ग्रामर की किताब उठा सकते हो। जो कैंडिडेट SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बैंकिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बैंकिंग के लिए या SSC के लिए जो भी ग्रामर के बुक्स यूज़ कर रहे हो या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसकी अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा होता है कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बता नहीं सकते कि इसी में से ही सवाल आएंगे। ग्रामर के रूल तो सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन जो भी सवाल पूछे जाते हैं ना उसमें क्लोज टेस्ट होते हैं या प्रेपोजिशंस होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, तो इसमें आपकी वोकेबलरी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपके ग्रामेटिकल पंक्चुएशन या जो ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमाइज आप कितने करते हो, और किस तरीके से मतलब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या चेंज द वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ऐड क्वेश्चन टैग होता है, इसके रूल आपको कितने अच्छे तरीके से याद है या आप किस तरीके से वो सवाल टैकल करते हो, इसके ऊपर ये 50 क्वेश्चन आपके डिपेंड है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपकी इंग्लिश की ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन या वोकेबलरी स्ट्रांग रहेगी। ओके, तो अभी लास्ट मोमेंट पे इस पे आप ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर सकते, मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा आपको कि जनरल इंग्लिश के लिए आप जितने भी ग्रामर के रूल्स है वो एक बार रिवाइज करो, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करो। इसका जनरल इंग्लिश का मैं प्रयास करूंगा कि उसका भी जो लास्ट ईयर का जो मेरे पास पेपर है उसका मैं एनालिसिस डालूँ, तो वो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखना, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट का जो बुक आता है उसमें से जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सवाल या जो भी उन्होंने कंटेंट कवर किया है वो भी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा 9 to 12, 9, 10, 11, 12 आप जिस भी स्टेट बोर्ड से आपने पढ़ाई की है या तो वो किताबें आप रेफर करो, या आप अगर NCERT के सिलेबस से वाकिफ़ हो या उससे कंफर्टेबल हो तो NCERT की किताबें भी आप 9 से 12 स्टैंडर्ड की पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। ओके, तो इस जनरल साइंस के लिए इतना सही रहेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी जिसके लिए मैंने अकाउंटिंग पढ़ा था, तो एक मुझे अच्छा सोर्स मिला है। आई IIT गुवाहाटी के एक प्रोफेसर है जिनका एक अकाउंटिंग का एक कोर्स है पूरा। आपको बस इतना डालना है यूट्यूब पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बाय IIT गुवाहाटी, इतना अगर आप डालोगे तो एक सरदार जी है, मतलब जो प्रोफेसर है वो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनकी एक पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया वो सर ने उसमें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर किए हैं, तो वो आप देख सकते हो। जो नॉन अकाउंटिंग या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनके लिए भी वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगे।
इस एग्जाम के लिए भी या और किसी और एग्जाम के लिए भी, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने हैं तो। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आर एस अग्रवाल की किताब, और उसके अलावा जो भी एसएससी या अलग अलग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी अलग अलग वैरायटी आप रिवाइज करके जाना, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसमें कंसेप्चुअल बेस कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछा जा सकता है, तो इसमें भी आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है कि आपके बेसिक कंसेप्ट या जो भी सिंप्लीफिकेशन की आपकी एबिलिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन क्यूब स्क्वायर निकालने का जो तरीका होता है वो मैटर करता है, तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल जो लास्ट के 10 दिन बचे इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो पार्ट ए बी और सी इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें 200 आउट ऑफ 160 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं और सिर्फ 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज के होने वाले हैं। तो इसको अगर आपने पहले जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ओके, तो ये रहा ओवरऑल लेवल 1 एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जो पहले का लेवल 1 था लास्ट ईयर का, तो इसमें भी वही था कि 40% फॉर जनरल कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स थे और 33% फॉर ओबीसी एंड ऑल अदर शेड्यूल कास्ट एंड कैटेगरीज। लेकिन वो थ्रेशोल्ड पार करने के बाद आपका सीधा लेवल 2 का पेपर चेक होता था, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार उन्होंने ये में एक कैप लगा दिया है कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के 200 आउट ऑफ 40%, मतलब 80 मार्क के ऊपर जिनके मार्क्स होंगे, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, उसमें भी जो हाईएस्ट मेरिट होल्डर्स होंगे वो टॉप 20 लेंगे वो। ओके, जितने भी पोस्ट जितने भी कैटेगरी के लिए, सपोज जनरल कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 400 स्टूडेंट जो होंगे वही वो उनके ही लेवल 2 के पेपर चेक होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, आपको एक पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम ये देना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए। ओके, तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपेरिजिंग ऑफ कॉम्प्रहेंशन प्रेसे एंड इंग्लिश ग्रामर। ओके, इसका 50% वेटेज होगा। एक प्रेसे मतलब जिसे हम सारांश लेखन बोलते हैं वो पूछा जाएगा, और कुछ ग्रामर के सवाल होंगे जैसे कि चेंज द वॉइस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होंगे, ऐड क्वेश्चन टैग वगैरह होंगे। तो इसमें जो नरेशन होता है या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच का जो कन्वर्जन होता है या चेंज द वॉइस होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देते हैं वो। तो इसलिए ये जो नरेशन के रूल्स है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आप प्रिपरेशन करके जाइए ताकि आप वो अच्छे से बना पाए। ओके, लास्ट टाइम मैंने भी एक एनालिसिस वीडियो डाला था रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो उसमें भी बहुत सारे इतने लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे कि उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल था। फिर भी जितना बेस्ट रिसोर्सेस मैंने ढूंढे और उसमें से मुझे जो भी आंसर्स मिले वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है उस वीडियो के माध्यम से। फिर भी मैं ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी ना मिले। ओके, सो क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे वो, और हर एक अलग अलग अगर टीचर के पास या प्रोफेसर के पास जाओगे आप तो थोड़ा सा वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसको कुछ अलग अलग उनके तरीके से वो आपको आंसर बताएंगे। तो जो भी बेस्ट मैं कर पाया मैंने आपकी तरफ वो पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये जो पार्ट ए है ये आपको केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसको लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है पार्ट ए। और ये जो पार्ट बी है इसमें पूछा जाएगा ऐसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ओके, ये जो सेक्शन है ये आप इंग्लिश और हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे भी आप अगर सपोज हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, और नोटिंग और ड्राफ्टिंग का जो सवाल होगा वो भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने पार्ट बी में ऐसे इंग्लिश में लिखा और नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो सवाल है उसका आंसर हिंदी में किया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट बी में अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की तो ऐसे भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, और नोटिंग और ड्राफ्टिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब भी आपको हिंदी में ही लिखना है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की तो दोनों का जवाब आपको इंग्लिश में ही लिखना है। लेकिन पार्ट ए के लिए जो भी कॉम्प्रहेंशन के सवाल होंगे, प्रेसे का होगा और इंग्लिश ग्रामर होगा, ये पूरा आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए में हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये दे रखा है। ये भी चीज़ आप देख सकते हो, ये देखो टू बी रिटर्न इन इंग्लिश ओनली। और पार्ट बी के लिए उन्होंने बोला है कि आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, लेकिन ऑल द आंसर्स दे शुड बी इन वन लैंग्वेज ओनली।
दैट शुड नॉट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लैंग्वेज, दैट इज हिंदी और इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 100 मार्क का ये पेपर होगा, 3 घंटे का इसको आपको टाइम मिलने वाला है। आई होप दोस्तों ये जो पूरा डिस्कशन था हमारा, ये आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा। जो ऐसे के प्रोबेबल कुछ टॉपिक स्टूडेंट या कैंडिडेट मुझे पूछ रहे थे, लेकिन इसका ऐसा है कि जो भी अपने सोशल इश्यूज होते हैं, या जो भी कोई पॉलिटिकल कोई मतलब इंस्टेबिलिटी रहती है, या कोई भी नए पॉलिटिक्स के रिलेटेड, या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, या कोई ऐसा बहुत लैंडमार्क केस होता है, तो रिसेंट में ऐसा कुछ होता है तो उसके रिलेटेड ये चीज़ें पूछी जाती है। ओके, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसके बारे में न्यूक्लियर एनर्जी का कि दुरुपयोग कैसे हो सकता है, या न्यूक्लियर वेपन का क्या रोल है, तो इसके रिलेटेड भी कोई ऐसे आ सकता है। या न्यूक्लियर एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, इसके रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है। या कोई भी सोशो इकोनॉमिक इशू भी आ सकता है। तो इस तरीके से ऐसे के 2-3 प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, उसमें से जो भी टॉपिक आपको सुटेबल लगेगा वो आप चूज कर सकते हो। नोटिंग और ड्राफ्टिंग क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो भी गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी सर्कुलर्स आते, या जो भी वहाँ पे स्टोर के कामकाज चलते, तो उसमें एक पर्टिकुलर उनका ढांचा होता है। कोई पर्टिकुलर लेटर को, सर्कुलर को किस तरीके से लिखना होता है, तो उसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोलते हैं। और उसके भी आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, या कुछ आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग की किताबें मिल जाएंगी जो अकाउंटिंग रिलेटेड या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी किताबें 11-12 की, उसमें आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग का कुछ ना कुछ सिलेबस मिल जाएगा, तो उसमें से आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आई नो ये थोड़ा सा मैंने आपको बहुत रफ आइडिया इसका दिया है, प्रिसाइजली मैं इसको कन्वे नहीं कर पाया, लेकिन जो भी ये चीज़ है, इसमें आपको फोकस बस लेवल 1 में पार्ट ए, बी और सी पे करना है। डी और ई आपका अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा नया पढ़ने का इसमें कोशिश मत कीजिए लेवल 1 के लिए। ओके, तो आई होप गाइज इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। Still, if you have any doubt, do comment. I will try to answer your all the queries at my best. So thank you guys. Have a great day. All the best.